नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 सिक्स्थ सेमेस्टर यूनिट 1 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो आई थी पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको शीत युद्ध बताया था और शीत युद्ध के 5 चरण जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई बार होता है कि 95% है वो क्वेश्चन आता ही आता है। जो आपका ये यूनिट है, इस यूनिट में से 3 या 4 क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। पहला तो चरण जो कि हम यूनिट 1 में कवर कर चुके हैं। दूसरा आ सकता है कारण, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तीसरा आ सकता है परिणाम, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। और इन दोनों को हटा करके, मतलब इन तीनों क्वेश्चन को हटा करके एक सेपरेट क्वेश्चन और बनता है कि वियतनाम और कोरिया के संदर्भ में बताना होता है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में। वियतनाम के कॉन्टेक्स्ट में और कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना होता है कि शीत युद्ध क्या था। यानी कि फिर उसमें हमें पूरी कहानी लिखनी होती है कि वियतनाम में युद्ध क्यों हुआ। जैसे कई सारे बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, तो शीत युद्ध के बाद या शीत युद्ध जिस समय पे चल रहा था उस टाइम पर एक युद्ध होता है जिसे हम वो वियतनाम युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा एक युद्ध और है जो कि कोरिया का युद्ध है। और कोरिया का युद्ध आपने अभी तक, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पढ़ा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं, लेकिन अगर पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन सेम आएगा। आपसे पूछ लेगा वियतनाम बताओ या कोरिया का बताओ, या वियतनाम का या कोरिया का। तो अगर आप दोनों में से किसी एक को भी सही से समझ लेते हो ना, पेपर में आप अच्छे से लिख लोगे। और आपको वियतनाम का जो है मैं आपको बताऊंगी कि वहां पर युद्ध क्यों हुआ। तो चलिए, खैर वो तो हमारा पार्ट 3 होगा। अभी हम नोटिस मतलब देखते हैं अपने पार्ट 2 को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण रहे हैं। पहला जो कारण है वो है अणु बम का आविष्कार। देखिए होता क्या है कि अमेरिका जो है ना, छुप छुपा कर अणु बम, गलती से लिखा है अणु आएगा। अमेरिका जो है ना अपने यहाँ पर अणु बम का निर्माण करता है, मतलब अपने वहाँ पे बनाता है। बट ये सारी बातें ना किसी को भी नहीं पता होती, चाहे उसका फ्रेंड वाला दोस्त हो या किसी को भी नहीं पता होती। पूरे विश्व से छुपा कर ये काम करता है। और उस टाइम पर जो उसका मित्र राष्ट्र होता है वो होता है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ को भी ये बात नहीं पता होती है। अब जैसे आप हो, आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड की बात आपको पता होती है और आपकी बात आपकी फ्रेंड को पता है। बट कोई एक ऐसी बात जो आपके फ्रेंड को नहीं पता, और मतलब आपके फ्रेंड को आपकी नहीं पता, और वो चीज़ बाद में पता लगे, तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों के रिश्ते में खटास थोड़ी सी कहीं ना कहीं आ ही जाती है कि भाई इसने मेरे से ये चीज़ क्यों छुपा के रखी, जब हम दोनों दोस्त हैं तब, है ना। तो यही चीज़ हुआ था। अमेरिका जो है अणु बम का आविष्कार कर रहा था, अपने यहाँ पे निर्माण कर रहा था पूरे विश्व से छुप छुपा कर। किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था और ना ही उसके फ्रेंड सोवियत संघ को पता था। ये बात तो जब सामने आई जब अमेरिका ने जापान पर, जापान के जो 2 शहर थे वहां पर बम गिराया, तब पूरे विश्व को पता लगा कि अमेरिका के पास इस टाइप की अणु बम है और अमेरिका अणु बम का निर्माण अपने यहाँ पर कर रहा है। अब आपका एक मेरे साइड से एक क्वेश्चन है कि ये बताओ जापान पर बम कब गिराया था। सन बताना है आपको, सन कमेंट करके कि कौन से सन में अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। तो आशा करती हूँ पहला जो पॉइंट है आपको क्लियर समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि शीत युद्ध मतलब क्यों हुआ, क्या कारण रहा। तो पहला कारण ये है, जब 2 देशों के बीच में खटास हुई तो दोनों का मतलब आपस में मनमुटाव होने लगा। दूसरा देखिए, दूसरा है बर्लिन की नाकाबंदी। अब बर्लिन आपको पता है जर्मनी एक देश है जिसकी राजधानी है बर्लिन। क्या है? जर्मनी एक देश है, जर्मनी जिसकी राजधानी है बर्लिन। और बर्लिन पर जो उस टाइम अधिकार था वो अधिकार था ब्रिटेन का। यानी कि जर्मनी जो है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी पर अधिकार किसका था? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन और अमेरिका और साथ ही सोवियत संघ, ये तीनों दोस्त थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि सोवियत संघ उनकी दोस्ती से हट गया। ठीक है, तो ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो दोस्त थे। सोवियत बर्लिन
पर अधिकार की दृष्टि से बर्लिन को चारों तरफ से घेर लेता है। सोवियत संघ ये सोचता है कि मतलब सोवियत संघ के माइंड में ये होता है कि मुझे बर्लिन पर अधिकार करना है, तो उस अधिकार की दृष्टि से बर्लिन को वो चारों तरफ से घेर लेता है। ये बर्लिन है, इसको चारों तरफ से सोवियत संघ जो है चारों तरफ से घेर लेता है। जब चारों तरफ से घेरे ही जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे यातायात के साधन जो है वो बंद हो जाएंगे। जैसा अभी के टाइम पे कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है ना, आपको पता है दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर बंद है, दिल्ली और पंजाब का बॉर्डर बंद है। तो जाहिर सी बात है जब किसी भी इलाके को घेरा जाएगा तो यातायात के साधन बंद होंगे, और यातायात के साधन बंद हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है वो कम होगा, या वो भी धीरे धीरे उस पर कोई ना कोई असर जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस पे असर पड़ेगा तो टैक्स पे असर पड़ेगा, टैक्स पे असर पड़ेगा तो गवर्नमेंट की इनकम पे असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक टाइप की चैन थी। तो सोवियत संघ ने जो बर्लिन को चारों तरफ से घेरा था, तो उस टाइम पर यातायात के साधन बंद हो गए थे, कोई बाहर से कोई सामान नहीं आ रहा था, ना ही कोई सामान बाहर जा रहा था। लोगों को व्यवसाय में बहुत ज़्यादा घाटा सहना पड़ रहा था, सरकार को भी वहाँ पर कोई इनकम नहीं हो रही थी। उसके बाद वहाँ के जो पश्चिम राष्ट्र होते हैं वो जाते हैं सुरक्षा परिषद के पास और सोवियत संघ की शिकायत करते हैं। शिकायत में मतलब वो ये बोलते हैं कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ जो है वो शांति के लिए खतरा, सोवियत संघ को शांति का खतरा बताते हैं। शांति का खतरा मीन्स कि ये बोलना कि ये जो है इस टाइप से ये हरकत कर रहा है और इसकी वजह से हो सकता है कि शांति ना रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन जो है ऑलरेडी उस पर अपना हक जमा के बैठा था। किस पे? बर्लिन पर। बर्लिन पर ब्रिटेन का ऑलरेडी हक था। अब यहाँ पर अगर सोवियत संघ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सोवियत संघ और ब्रिटेन की लड़ाई होगी होगी, और ब्रिटेन के साथ कौन है? अमेरिका है। तो फिर इन लोगों ने, जो पश्चिम राष्ट्र होते हैं, ये राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास जाते हैं, वहाँ पे शिकायत करते हैं इसकी, और वहाँ पे मतलब यही बोलते हैं कि उसको शांति के लिए खतरा बताते हैं कि ये शांत, इसकी वजह से शांति जो है वो अशांति में बदलने वाली है अगर इसने अपनी यहाँ से सेना बर्लिन से नहीं हटाई तो। इसके अलावा देखिए और भी कई कारण हैं। ये 2 कारण मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करे हैं क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। बाकी तो आप खुद भी बना के लिख लोगे, लेकिन ये चीज़ आप नहीं लिख पाते, इसलिए मैंने आपको वो 2 पॉइंट बता दिए। अब तीसरा पॉइंट समझिए, साम्यवादी आंदोलन। आपको पता है पूरा जो विश्व है वो 2 गुटों में बट रखा था, एक यूएसएसआर में और एक यूएसए। दोनों की जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा अलग थी, दोनों की अपोजिट थी एक दूसरे से, है ना। तो वहाँ पर ये जो है साम्यवादी आंदोलन चल रहा था। मतलब यूएसएसआर जो है अपनी विचारधारा का उदय हर जगह कर रहा था। अब अगर वो बर्लिन पर अधिकार करेगा, बाय द वे एक मान के चलो आप कि यूएसएसआर ने या सोवियत संघ ने बर्लिन पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है, किसने? यूएसएसआर ने। तो ये जो विचारधारा मान रहा है साम्यवादी, तो यहाँ पर भी वो यही थोपेगा, थोपेगा ना। तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि इसकी जो विचारधारा है वो पूरे विश्व में फैले। अब अगर उसने अभी बर्लिन पे किया, कल को जाके वो दूसरी जगह पे आता, तीसरी जगह पे आता, तो अपनी धीरे धीरे मतलब उसका ये था कि वो पूरे देश में, पूरे विश्व में राज करना चाहता था, और पूरे देश में राज की दृष्टि से वो अपना साम्यवादी आंदोलन को बढ़ा रहा था। साम्यवादी आंदोलन तो बढ़ ही रहे थे, उस साइड में पूंजीवाद में भी कोई कमी नहीं थी। यूएसए भी अपने आंदोलन को बढ़ा रहा था और अपनी विचारधाराओं को दूसरे तक पहुंचा रहा था। तो इसमें आपको ये लिखना है। उसके बाद हित संघर्ष लिखना है कि दोनों जो कर रहे थे वो अपने अपने हितों के लिए कर रहे थे, अपनी अपनी भलाई के लिए कर रहे थे। उसके बाद है सोवियत विरोधी प्रचार, यानी कि सोवियत के विरोध में प्रचार चल रहा था। इसको अगर आपको चेंज करके लिखना है तो आप यहाँ पे पूंजीवादी प्रचार लिख सकते हो कि पूंजीवाद अपना प्रचार कर रहा था। पूंजीवाद अपना प्रचार कर रहा, तो इसका एक अगर देखें वे, तो यही तो है ना कि साम्यवाद का नीचा दिखाना या सोवियत संघ का विरोध करना या साम्यवाद का विरोध करना, है ना। तो वही बात है, इन आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख लो सोवियत विरोधी प्रचार, या आप लिख लो पूंजीवादी आंदोलन, या लिख लो पूंजीवाद प्रचार। तीनों पॉइंट आपके सेम ही हैं। उसके बाद है शक्ति संघर्ष। शक्ति संघर्ष देखो चल रहा था, आपको पता है कारण बेसिकली सी थी, उसका कारण यही था कि दोनों जो है ना महाशक्तियां थी,
और वो दोनों चाह रही थी कि देश में या सॉरी विश्व में मेरा दबदबा हो, और यूएसए चाह रहा था कि विश्व में मेरा दबदबा हो। तो दोनों के बीच में ही शक्ति को लेकर संघर्ष था, और जिसकी वजह से शीत युद्ध हुआ। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ईरान से सोवियत सेना को ना हटाया जाना। यहाँ पर सोवियत संघ की सेना आएगा। देखो हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ध्यान से समझना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब ईरान नाम की एक कंट्री है, ईरान की कंट्री पर, ईरान इंडिया नहीं है, ईरान है, ईरान की कंट्री पर 3 देशों या 2 देशों ने अपनी अपनी सेना भेजी। पहली तो भेजी यूएसए ने, दूसरी भेजी यूएसएसआर ने, तीसरा शायद ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन का मुझे याद नहीं है था या नहीं था, अभी समझ लो आप, ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसए ने अपनी सेना को वहां से हटा लिया, वो वापस चला गया। ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को हटा लिया, लेकिन यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने अपनी सेना को वहां से नहीं हटाया। वो उसका मानना ये था कि भविष्य में ऐसा युद्ध हो सकता है, इसलिए मेरी सेना यहीं पर रहेगी। तो यानी कि ईरान से वो अपनी सेना को नहीं हटा रहा था, और अमेरिका उसे बार बार फोर्स कर रहा था कि हटाओ। और सही बात है, वो बोलेगा ही हटाओ, क्योंकि उसने अपनी सेना हटा ली तो चाहेगा दूसरे की भी हटे। अगर वहां पर यूएसएसआर की सेना रहती तो कहीं ना कहीं ईरान जो कंट्री है वो यूएसएसआर का उस टाइम पर गुलाम बन जाती, सोवियत संघ का, है ना। तो इसीलिए ये भी एक कारण रहा है कि सोवियत संघ ने, जो सोवियत संघ का फ्रेंड है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का जो फ्रेंड है यूएसए, उसने अपने दोस्त की बात नहीं मानी, ठीक है। देखिए इन चीजों को आप जितना समझेंगे ना उतने अच्छे से आप अपने पॉइंट से लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। यूएसएसआर ने ऐसा एक के साथ नहीं किया, लगभग सभी के साथ ऐसा किया, क्योंकि टर्की नाम का भी एक देश था, टर्की आपने सुना होगा, टर्की नाम के एक देश पर भी उसने सेम चीज ऐसे किया, अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। वहां पे भी सेम सेना वाला सीन हुआ, और वहां पे जाके अपनी साम्यवादी विचारधारा का उदय करवाना या साम्यवादी सरकार की स्थापना करना, जबरदस्ती दबाव बनाना। तो वो चीज यूएसए को पसंद नहीं थी। यूएसए को क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि यूएसए की जो सरकार थी, अमेरिका की जो सरकार थी, वो पूंजीवादी सरकार थी। तो जाहिर सी बात है कि यूएसए इस चीज से खुश नहीं था, ठीक है। उसके बाद है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। सोवियत संघ जो है बार बार वीटो शक्ति का प्रयोग करता था, इस वजह से उनके बीच में, दोनों के बीच में खटास हुई, और ये दोनों ही महाशक्तियां हैं, यूएसए और यूएसए। कुछ रीजन है जिसकी वजह से शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई, यही कारण थे। पहला तो वही कि यूएसए ने छुप छुपा कर बम बनाए, सबको पता लगा, तो यूएसएसआर को ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो ये कहीं ना कहीं शीत युद्ध मतलब क्या है कि युद्ध होने की संभावना है ना, तो कहीं ना कहीं युद्ध होने की संभावना थी। और फिर दूसरा बर्लिन की नाकाबंदी, जो कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने की थी जर्मन पर, जो कि ब्रिटेन को और अमेरिका को पसंद नहीं थी। साम्यवादी आंदोलन हो रहे थे हर जगह। तो यही कुछ पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका शीत युद्ध के प्रभाव। देखिए शीत युद्ध के प्रभाव भी कई बार पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो शीत युद्ध के प्रभाव क्या सामने आए? पहला सामने आया, हथियारों की होड़ होने लगी। यानी कि जब पता लगा कि अमेरिका के पास परमाणु बम है, वो बम बना रहा है, तो सभी कंट्री के अंदर फिर एक ये हुआ कि भाई उसके पास बम है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मैं भी बनाऊंगा। कल को हो सकता है अगर जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिरा दिया, ऐसा ये ना हो कि मेरे ऊपर ही बम गिरा दे तो मैं भी उसके ऊपर बम गिराऊंगा, है ना, होता है ना। तो इस टाइप से वहां पर ये चीज होने लगी, हथियारों की होड़, यानी कि सारी कंट्री हथियार इकट्ठे करने लगी हैं। और इसके अलावा विश्व को 2 गुटों में बंटना। विश्व जो है वो 2 गुटों में, पहले तो आधा बट रखा था, फिर पूरी तरीके से 2 गुटों में या 2 विचारधाराओं में बट गया, एक यूएसए में, एक यूएसएसआर में। पहले तो ये चीज जो थी वो पश्चिमी तक ही सीमित थी, बट धीरे धीरे वो एशिया तक, क्योंकि कोरिया जो है और वियतनाम जो है वो एशिया का ही पार्ट है, वो एशिया तक पहुंच गया, है ना। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम शॉर्टकट में NAM भी बोलते हैं, नॉन अलाइगेंट मूवमेंट, आपने सुना होगा। गुट निरपेक्ष क्या होता है? सबसे पहले गुट को समझिए। गुट का मतलब होता है ग्रुप, निरपेक्ष का मतलब होता है उससे हटकर रहना। हटकर क्या होता है? हटकर। तो गुट, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करते हुए आप इसको यहाँ पर यही लिखोगे कि गुट का अर्थ होता है ग्रुप और निरपेक्ष का अर्थ होता है उससे हटकर।
तो निरपेक्ष का मतलब वो ये हुआ कि सारे ग्रुपों से हटकर। तो कुछ कुछ वहाँ पर कंट्री ऐसी भी थी जो इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, ना ही वो यूएसए में शामिल होना चाहती थी, ना ही वो यूएसएसआर में शामिल होना चाहती थी, और उन्हें ही नाम दिया गया तीसरी दुनिया का। तीसरी दुनिया में हमारा भारत शामिल था, ठीक है। ना ही हमारा भारत यूएसए में शामिल हुआ, ना ही वो यूएसएसआर में शामिल हुआ। तो यहाँ पर जो अलग अलग देशों के जो गुट बने, जो कि चाहते थे ना ही हमें यूएसए में शामिल होना है, ना ही हमें यूएसएसआर में, यानी कि हमें दोनों में से किसी भी विचारधारा को नहीं मानना। तो उन लोगों ने मिलके एक अपना ग्रुप बनाया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बोला गया। तो उस टाइम पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, ये शीत युद्ध का प्रभाव सामने निकल कर आया। उसके बाद परमाणु युद्ध का भय। फिर वहाँ पर लोगों मीन्स कंट्री, वहाँ पर जो है जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसका प्रभाव एक देखने के लिए मिला कि कंट्री को, जितनी भी कंट्री थी आपस में, उन सबको ये लगने लगा कि हम पे परमाणु युद्ध ना हो जाए, हम पे परमाणु हमला ना हो जाए, है ना। क्योंकि देखो आपको पता है कि आज तक जो वियतनाम के ऊपर इतने सारे बम गिराए गए थे, या जापान पे जो बम गिराए गए थे, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हम लोग आज भी देखते हैं। सुना होगा आपने, वहाँ पे जो इतने भी बच्चे पैदा होते हैं, कोई सही से पैदा नहीं होता है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम होता है, किसी के पैर में प्रॉब्लम होता है। तो सारे ही देशों के बीच में हथियारों की होड़ होने लगी थी। उनको ये डर था कि हमारे ऊपर परमाणु हमला ना हो जाए। उसी टाइम पर विश्व दो गुटों में बट गया, एक यूएसए और एक यूएसएसआर में। और जो इस गुट में शामिल नहीं होना चाहता था वो गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइगेंट मूवमेंट में शामिल हुआ, यानी कि नैम में। ना उसको इधर जाना है ना उसको उधर जाना है। उसके बाद है वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ था वो प्रभावहीन हो गया था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या शीत युद्ध जब हुआ था तो उसका ये प्रभाव सामने निकल कर आया था कि इसकी बात किसी ने नहीं मानी, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात किसी ने नहीं मानी, तो वो उसका कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं था। तो वो इसको हम प्रभावहीन बोलते हैं। प्रभावहीन सेंस मीन्स कि जिसका कोई प्रभाव ना होना, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपके टीचर है, आप लोग रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, टीचर आए ना आए आपको मतलब ही नहीं, आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हो, तो वो होता है कि मैम का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, मैडम आपके लिए प्रभावहीन है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। देखिए कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि क्या लिखना है। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि क्या लिखते हैं। कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा में आपको ये लिखना होता है कि शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो सभी देशों में ये होने लगा कि उनको मतलब उनका जितना भी पैसा था, जितना भी अर्थव्यवस्था थी, वो सारा पैसा अपना किस में झोंक रहे थे, हथियारों में। किस में? हथियारों में, परमाणु बम बनाने में। कोई भी विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अपने जो भी उनके कल्चर था, जो उनकी जनता थी, जो उनको मतलब जो जनता थी, तो जनता के विकास पर वहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। तो यही होता है कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। एक होता है अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। तो उपेक्षा मीन्स कि उस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना, यानी कि लोगों के वेलफेयर पे बिल्कुल भी ध्यान ना देना, सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में ही सोचना। लाइक जैसे खाली हथियार ही वहाँ पे, देखो हथियार होने से कोई भी देश जो है वो विकसित देश या डेवलप कंट्री नहीं हो जाता है। अगर उसके पास हथियार है तो उसके वहाँ के लोग भी मतलब अच्छे होने चाहिए। अच्छे सेंस मतलब कि वहाँ पर उनके देश के लोगों का कल्याण होना चाहिए, है ना। वहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य होने चाहिए जैसे कि हमारे इंडिया में है। अभी हमारा इंडिया क्या है, अभी हमारा इंडिया विकासशील में था, बट धीरे धीरे वो विकसित की ओर बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक वो विकसित कंट्री में ही आता है अब हमारा इंडिया। तो विकसित कैसे हुआ? हथियार रख के तो विकसित नहीं हुआ है ना, हथियार रख के भी विकसित हुआ है, बट यहाँ पर उसने और भी चीज़ें हमारे इंडिया ने की है। क्या क्या चीज़ें की है? लोगों की सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है ना। और स्कूल खुलवाए ताकि लोगों को शिक्षा मिले, सड़कें बनवाई, रेलवे बनवाई, मेट्रो में हम लोग आजकल सफ़र करते हैं, पहले मेट्रो नहीं थी। इंटरनेट जैसी सुविधा मिली हम लोगों को पढ़ने के लिए, जिससे आप पढ़ रहे हो, है ना। तो ये क्या है, सब कल्याणकारी कार्य ही होते हैं, यानी कि लोगों के हित के लिए कार्य है। तो वहाँ पर शीत युद्ध का ये प्रभाव आया कि वहाँ पर जितने भी देश थे उस टाइम पर, कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो चाहे यूएसएसआर हो, सबके मन में बस ये था कि हथियार हथियार और हथियार। लोगों के
कोई वेलफेयर के बारे में, सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण के बारे में किसी की भी कोई उपेक्षा वहाँ पर नहीं थी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और मैं जो आपको नोट्स भेजूंगी तो उसमें इसके मैं कोशिश करूंगी कि इसको पूरा एक्सप्लेन करके 5-6 लाइनों में आपको शेयर कर दूं, जो बच्चा नहीं लिख पाएगा उनके लिए। जिनको कुछ प्रॉब्लम आती है कि मैम इसमें क्या लिखना है थोड़ा और बता दो, तो वो बच्चा मुझे टेलीग्राम कर सकता है या मेल कर सकता है, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और मेरे साइड से पूरी कोशिश होती है कि हम आपको रिप्लाई दे ही दे। हो जाता है कई बार किसी बच्चों को रिप्लाई ना मिला हो, बट अधिकतर बच्चों को रिप्लाई जाता ही है हमारे साइड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।